सुप्रभात। कक्षा 10 की हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः आप सभी ग्रुप से जुड़े हुए बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बेटा, पिछले जो वीडियोज़ हैं उसमें हम तुलसीदास की क्रमशः जो 6 पद थे यहाँ लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित, हम 6 की जो है व्याख्याएं और सभी को लगभग जो है हम पढ़ चुके हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं बेटा, उनमें से जो प्रश्न आपको करने हैं उनकी मैं अलग से आपको पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा। आज से जो हमारा नया प्रकरण है उसका नाम है बेटा अध्याय 3 में जो कवि है सेनापति। आपको विदित होगा बेटा, इससे पहले जो हमने 2 कवि पढ़े हैं सूरदास और तुलसीदास, वो दोनों जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल से संबंधित थे। आज से जो हमारा प्रकरण शुरू हो रहा है सेनापति, ये बेटा जो है रीति काल से संबंधित है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास कालक्रम के अनुसार तीसरा काल है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल और तीसरा रीति काल। ये कालक्रम किस आधार पर बढ़ता है बेटा? कवियों के जन्म और उनकी जिस समय उन्होंने रचनाएं की हैं उस समय के अनुसार जो है इनको कालक्रम में बांटा जाता है। सेनापति बेटा रीतिकालीन कवि हैं। आज हम इनके जीवन से संबंधित जुड़े हुए कुछ तथ्यों का यहाँ पर सबसे पहले जो है कुछ विवेचना कर रहे हैं। इसके ऊपर इनका जो जन्म है बेटा, उस पर विद्वान जो है एकमत नहीं है। कुछ विद्वान जो है इनका जन्म 1600 संवत जो है 1646 और ईस्वी सन के हिसाब से 1589 ईस्वी को जो है मानकर चलते हैं। वहीं कुछ विद्वान जो है इनका जन्म संवत 1616 और ईस्वी सन 1559 जो है मानकर चलते हैं। तो हमको ये दोनों ही तथ्य याद करने पड़ेंगे बेटा कि कुछ विद्वान जो है इनको 1646 संवत का मानते हैं और कोई जो है इनको 1616 संवत में मानकर चलते हैं। इनके जो पिता थे बेटा, उनका नाम गंगाधर दीक्षित था। ये भी कंफर्म नहीं है कि गंगाधर दीक्षित ही था। बताए जाते हैं कि गंगाधर दीक्षित ही इनके पिता का नाम था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो सेनापति है ये इनका मूल नाम नहीं है, बल्कि नाम के पीछे जो लगता है उपनाम, वो जो है सेनापति है। लेकिन जब सेनापति इनका उपनाम हुआ, यानी नाम के पीछे लगने वाला हिस्सा हुआ, तो फिर इनका मूल नाम क्या हुआ? तो मूल नाम भी बेटा किसी भी विद्वान को याद नहीं है। मूल नाम भी जो है इनका अज्ञात है, यानी कोई इनका मूल नाम नहीं जानता है। इसी प्रकार बेटा इनकी जो मृत्यु है उसका भी समय निश्चित नहीं है। इनकी मृत्यु कब हुई ये भी जो है ठीक कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता है। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि विद्वान जो हैं सारे, वो इनके जीवन से संबंधित तथ्यों पर एक मत नहीं है बेटा। सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, सबके अलग अलग विचार हैं। कोई जन्म को 1646 संवत में बताता है, कोई 1616 में बताता है, कोई कहता है सेनापति इनका मूल नाम है, कोई कहता है सेनापति इनका उपनाम है। मृत्यु भी इनकी निश्चित नहीं है। कुल मिलाकर सारे विद्वान जो है इनके जीवन से संबंधित तथ्यों पर बेटा एकमत नहीं। रचनाएं भी इनकी 2 बताई जाती है बेटा। ये पहली जो रचना है उसका नाम काव्य कल्पद्रुम है और दूसरी जो रचना है उसका नाम है कवित्र रत्नाकर। यहाँ भी देखो बेटा, यहाँ भी वही स्थिति है कि काव्य कल्पद्रुम कहाँ है ये अप्राप्त नहीं है। ये किसी को पता नहीं है काव्य कल्पद्रुम कहाँ है। हाँ, ये जो रचना है कवित्र रत्नाकर, कवित्र रत्नाकर, ये रचना जो है ये मौजूद है बेटा। और यही रचना जो है इनकी कीर्ति, इनकी यश की जो है ध्वजा बनी हुई है। इनकी यश, इनकी प्रसिद्धि का कारण केवल यही रचना है कवित्र रत्नाकर। तो देखेंगे बेटा, थोड़ा सा मैं इनका साहित्यिक परिचय आपको बोल दूं। सेनापति जो है रीतिकालीन कवि थे बेटा। अन्य रीतिकालीन कवियों की लीक से हटकर सेनापति ने मौलिक काव्य रचनाएं की। रीतिकाल में कवियों का काम क्या था बेटा? आपको शायद पता होगा, रीतिकाल में कवि लोग जो है किसी न किसी राजा के आश्रय में रहा करते थे और राजाओं की चापलूसी करना, उनसे संबंधित ही जो है रचनाओं का निर्माण करना,
जो रचनाएं उनको सुख देती है ऐसी रचनाओं का निर्माण करना। कुल मिलाकर मतलब राजसी टाट पाट भोग विलास सब इसी में जो है लीन रहते थे कवि लोग। लेकिन सेनापति जो थे बेटा, उन्होंने इन कवियों से हट करके कुछ अलग ही प्रकार की रचनाएं की है। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति वर्णन को शामिल किया बेटा। सेनापति अपने प्रकृति वर्णन के लिए बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि रहे हैं। इन्होंने प्रकृति को जैसा सूक्ष्म वर्णन इन्होंने किया है, अन्य कवियों का वैसा मिलना दुर्लभ है। एक बेटा सुमित्र नंदन पंत हैं, वो भी जो है प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। उन्होंने भी प्रकृति का बहुत ही सूक्ष्म जो है वर्णन प्रस्तुत किया है। इन्होंने जो है उन रीतिकालीन कवियों से अलग हट करके जो है प्रकृति को ही अपना विषय बना लिया और उसका आलंबन रूप में जो है वर्णन किया बेटा। प्रकृति की विभिन्न ऋतुओं का कवि ने सूक्ष्म निरीक्षण और पूर्ण यथार्थपूर्ण जो है चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। मार्मिकता और चमत्कार का रोचक सम्मिश्रण इनकी रचनाओं में मिलता है। और श्लेष अलंकार, एक अलंकार होता है बेटा श्लेष, उस श्लेष अलंकार के प्रयोग में ये बहुत ही सिद्ध हस्त थे। यानी श्लेष अलंकार का प्रयोग करना इनको बखूबी आता था। कवि ने राम भक्ति पर आधारित रचनाएं भी की हैं जो भावुकतापूर्ण हैं। इनकी दो ही रचनाएं बेटा ये मानी जाती है, काव्य कल्पद्रुम और कवित्र रत्नाकर। इनमें से पहली जो रचना है ये अभी प्राप्त नहीं है और दूसरी जो रचना है यही इनकी प्रसिद्धि का कारण है। ये था बेटा इन कवि के बारे में थोड़ा सा परिचय। अब हम सबसे पहले जो है इस सेनापति के पद संख्या 1 के जो है शब्दार्थ आज पढ़ेंगे और समय यदि रहा तो हम साथ में जो है पद संख्या 1 का अनुवाद भी करेंगे, अन्यथा फिर पद संख्या 1 का अनुवाद अगली कक्षा में करेंगे। देखिए बेटा, ये है पद संख्या 1 के शब्दार्थ। पद संख्या 1 आप अपनी किताबों में देखेंगे। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लयतु है, यहाँ से लेकर के और आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है। तो मैंने बेटा जहाँ से प्रसंग शुरू हुआ है वहाँ से और जहाँ खत्म हुआ है वहाँ तक के शब्द आपको लिख दिए हैं। यानी कि ये हमारा पद संख्या 1 है और ये पद संख्या 1 के बेटा शब्दार्थ हैं। इन शब्दार्थों को हम देख लें बेटा एक बार। बरन बरन, बरन बरन का मतलब हो गया बेटा वर्ण वर्ण, यानी अलग अलग रंगों के। तरु, तरु का मतलब होता है बेटा वृक्ष। फूले, फूले से तात्पर्य ये हो गया कि फूलों से भर गए। बसंत ऋतु जो आई है बेटा उसके कारण जो पेड़ हैं वो जो है अब फूलों से लद गए हैं। चतुरंग, चतुरंग होता है बेटा सेना के 4 अंग, या हम यूं भी कह सकते हैं चतुरंगिणी सेना। ये जो पद संख्या 1 है बेटा, इसमें सेनापति ने यहाँ बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा सिद्ध करते हुए उसे एक वास्तविक राजा से जो है उसकी यहाँ तुलना की है, या उसको एक वास्तव में एक राजा ही बना दिया है। जिस प्रकार कोई भी राजा होता है वो किस तरह जो है अपनी सेना को सजा करके जो है युद्ध के मैदान में प्रस्तुत होता है, उसी प्रकार कवि ने यहाँ बसंत ऋतु को वही जो है राजा यहाँ बनाया है। और वो किस तरह जो है अपनी साज सज्जा करके अपनी सेना को सजाकर जो है वो किस तरह आ रहा है चलता हुआ, वो जो है यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। तो चतुरंग, चतुरंग का मतलब हो गया बेटा चतुरंगिनी सेना। प्राचीन जमाने में जब राजा लोग होते थे तो जिस राजा के पास चतुरंगिनी सेना होती थी उसे जो है श्रेष्ठ राजा माना जाता था। ऐसा नहीं था कि प्रत्येक राजाओं के पास ही चतुरंगिनी सेनाएं हुआ करती थी, क्योंकि इन चतुरंगिनी सेनाओं में बेटा सबसे पहला जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है हाथी। और हाथी आप जानते हैं ये बहुत ही महंगा मिलता था, तो प्रत्येक राजा का जो है हाथी रखना ये बहुत ही जरूरी नहीं था, क्योंकि जो संपन्न थे यानी कि जिनके पास धन वैभव ऐश्वर्य था वही जो है चतुरंगिनी सेनाओं को रख पाते थे। बाकी पैदल सैनिक, रथ, घोड़े ये तो जो है आसानी से सभी राजाओं के पास मिलते थे, लेकिन हाथी चूंकि महंगे होते थे इसलिए प्रत्येक राजाओं को उनको रखना, उनका लालन पालन करना प्रत्येक के लिए संभव नहीं था। तो चतुरंगिनी सेना का तात्पर्य हो गया बेटा सेना के 4 अंग, यानी जिस सेना में हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, रथ पर बैठने वाले सैनिक होते हैं और पैदल सैनिक होते हैं, ऐसी जो सेना होती है उसे हम चतुरंगिनी सेना कहते हैं। तो चतुरंग का तात्पर्य यही है, सेना के 4 अंग।
अगला जो शब्दार्थ है बेटा वो है दल। दल का मतलब होता है सेना। लहियतु, लहियतु का तात्पर्य हो गया बेटा लिए हुए, यानी कि जो वसंत ऋतु रूपी जो राजा है बेटा, वो जो है विभिन्न प्रकार के अलग अलग रंगों के जो वृक्ष पेड़ों पर लग गए हैं, तो ये वृक्ष ही जो है बेटा, वृक्ष पर लगे हुए जो फूल हैं बेटा, यही उसकी चतुरंगिनी सेना है, ऐसा कविता यहाँ मानना है। आगे देखेंगे बंदी। बंदी का मतलब हो गया यशगान करने वाले। पुराने समय में जब राजा लोग युद्ध करने जाते थे बेटा, तो राजा लोग तो युद्ध करते रहते थे, और वहां पर जो कुछ लोग ऐसे होते थे जो उनका मतलब उत्साह वर्धन करने के लिए ऊंची आवाज में ओजपूर्ण जो है गीतों की प्रस्तुति वहां किया करते थे, जिससे कि राजाओं में और ज्यादा जोश बढ़ता रहे और स्फूर्ति उनमें आती रहे और वो अपने युद्ध में जो है सफलता प्राप्त कर सके। सॉरी। तो ऐसे जो लोग होते थे बेटा, उनको हम कहते थे चारण या भाट। इनका काम यही होता था बेटा कि ये युद्धों में जो है राजाओं के साथ जाते थे और वहां पर जो है अपनी प्रस्तुति के द्वारा ऊंचा गायन शैली के द्वारा या ऊंचे ऊंचे छंदों के द्वारा वो जो है वहां पर राजाओं का यश और उत्साह बढ़ाने का जो है वहां पर कार्य करते थे। आगे देखेंगे हम जिमी। जिमी यानी जैसे या के समान। बिरद यानी यश। कोकिल यानी कोयल। अब जो है फूलों को तो जो है बेटा यहाँ पर चतुरंगिनी सेना बना दी। अब कोयल जो है, जो कोयल बोलती है बेटा वसंत ऋतु में, उस कोयल को जो है क्या बताया है, चारण या भाट बताया, यशगान करने वाला बताया। जिस प्रकार राजाओं के साथ युद्ध में यशगान करने वाले लोग जाते थे और वो जोर जोर से उत्साह के साथ गाते थे, तो इस वसंत ऋतु रूपी जो ये राजा है बेटा, इसका ये जो यशगान कौन कर रहा है, कोयल कर रही है। जो काम वहां चारण और भाट करते थे उसी काम को यहाँ पर कोयल कर रही है। अगला जो शब्दार्थ है वो देखेंगे बेटा मधुप। मधुप का तात्पर्य होता है भौरे। और आपको पता है कि ये चारण और भाट जब गाते थे बेटा, तो कुछ लोग जो है कुछ वाद्य यंत्रों को बजाते भी थे, जो जिन्हें हम संगीतकार बोल सकते हैं। तो यहाँ बेटा जो भौरे हैं, जो भौरे जो गुंजा कर रहे हैं, भौरे जो बोल रहे हैं, उनके गूंजने की जो आवाज है, ये जो बेटा उनका संगीत है। और कोयल जो है उनका यशगान करने वाले चारण या भाट है। तो आप देखेंगे एक को दूसरी चीज बनाया जा रहा है, यानी एक की दूसरी चीज के रूप में लिया जा रहा है। तो यहाँ पर इस पूरे ही पद में बेटा रूपक अलंकार है, और रूपक अलंकार भी पूरे अपने अंगों के साथ आ गया है। तो यहाँ पर रूपक का जो भेद है बेटा, सांग रूपक, वो इस पद में यहाँ पर आएगा। गान गुण। अगला जो शब्दार्थ है इसका मतलब होता है गुणगान करना। गहीयतु यानी ग्रहण करते हैं। पुहुपन। पुहुपन का तात्पर्य हो गया बेटा फूलों की। सुबास यानी सुगंध। माझ। माझ यानी बीच में। और ऋतुराज। ऋतुराज का तात्पर्य हो गया बेटा ऋतुओं का राजा अर्थात वसंत ऋतु। चारों ओर से जो है फूलों की सुगंध आ रही है। इस तरह बेटा ये जो पूरा पद है ये वसंत ऋतु को यहाँ राजा के रूप में जो है कवि यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर पद है। अगली जो वीडियो है उसमें हम इस सेनापति के पद संख्या 1 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।